नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास का चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वंशागति एवं विविधता। सबसे पहले इस दोनों शब्दों को समझते हैं। वंशागति का अर्थ होता है जैसे कि आपके आनुवंशिक गुण हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में आगे से आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं या गुणों का जो आगे दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वंशागति। विविधता का मतलब होता है कि जब जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो अपने किस प्रकार के गुण दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं? विविधता। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर शुरू करते हैं तो हम नाम लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। किसका नाम लेते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम लेते हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवांशिकी जनक भी कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? आनुवांशिकी के जनक। ठीक है, आनुवांशिकी जनक किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर, कौन सा? उद्यान मटर पर अध्ययन किया। अध्ययन किया। ठीक है, इस उद्यान मटर पर 1956 से लगा 1963 तक इस उद्यान मटर पर अध्ययन किया और उन्होंने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो लक्षण उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। कितने? 7 लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? एक तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको हम आनुवांशिकी के जनक कहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया? अध्ययन किया। ठीक है, कब से कब तक किया? तो 1956 से लगा के 1963 तक। और कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 लक्षणों का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो वो 7 लक्षण कौन कौन से थे? 7 लक्षणों को हम लिखते थे। ठीक है, सबसे पहला लक्षण था पादप की लंबाई। क्या थी? पादप की लंबाई। पहला लक्षण क्या था? पादप की लंबाई। पादप की लंबाई। ठीक है, दूसरा लिया था उन्होंने बीज का रंग। इसका बीज का रंग। इसी प्रकार से उन्होंने तीसरा लिया था बीज का आकार। बीज का आकार या सीड्स शेप। चौथा था उन्होंने लिया था फली के बारे में। फली का आकार ले लिया या फली का रंग ले लिया था। फिर फली का आकार कैसा है? फली का आकार। इसी प्रकार से छठे नंबर पे कौन लिया था उन्होंने? कि फ्लावर है या फूल या पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प का रंग लिया। और 7वां लक्षण लिया था पुष्प की स्थिति, कि पुष्प कहाँ पर उपस्थित है, पुष्प की स्थिति। ठीक है, ये तो है 7 कैरेक्टर, यानी 7 लक्षण है जिनमें उन्होंने अध्ययन किया था। इस 7 लक्षणों के कुल विप्यासी रूप होते हैं। एक लक्षण के कितने विप्यासी रूप होते हैं? 2 होते हैं। जैसे कि लंबा है पादप। क्या है? पादप की लंबाई देख रहे हैं तो पादप क्या हो सकता है? लंबा हो सकता है और एक बुना हो सकता है। बुना। तो क्या है? एक लक्षण के कितने विप्यासी रूप है? 2। इसका मतलब उन्होंने
14 विपर्यासी रूप का अध्ययन किया। कितने? 14 विपर्यासी रूप। ठीक है, पहली बात करें कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 लक्षणों का। 7 करेक्टर थे और उसके अंदर एक करेक्टर के दो दो विपर्यासी रूप थे, तो कितने कुल हो गए? 7 विपर्यासी रूप का अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद हम इसको लंबा और बोना, लंबा को हम कैपिटल टी, बोना को हम स्मॉल टी में लिख सकते हैं। ये आपको आगे एक संकरण तथा द्विसंकर संकरण पढ़ेंगे तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान देगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से बीज का रंग क्या है? तो बीज का रंग पीला और एक है हरा। ठीक है, इसी प्रकार से बीज का आकार, बीज आकार कैसा होता है? फुल्ली हो सकती है आकृति या चिकुड़ा हुआ। फिर फली का रंग फुल्ली नहीं, इसमें गोल। बीज कैसे हो सकते हैं? गोल हो सकते हैं और झुर्रीदार। ठीक है, इसी प्रकार से फली का रंग क्या हो सकता है? हरा हो सकता है और एक है पीला। ये मेंडल को प्राप्त हुआ है जब इन्होंने लक्षण लिए तो इस लक्षणों का देखते हुए उनका अध्ययन किया संकरण कराते हुए। ठीक है, इसी प्रकार से फली का आकार, तो फली फूली हुई और एक चिकुड़ी हुई। ठीक है, इसी प्रकार से पुष्प का रंग लिया था उन्होंने बैगनी। कौन सा? एक बैंगनी था और एक था सफेद। ठीक है, इसी प्रकार से पुष्प की स्थिति अक्षीय थी और एक सिरा थी। ये कितने हो गए? 7 करेक्टर हैं। 7 करेक्टर के 14 विपर्यासी रूप हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये लिखते हैं प्रभावी गुण है ये, और ये है अप्रभावी गुण। ठीक है, ये पे लिखे है सब, ये क्या है? प्रभावी गुण है और ये क्या है? सब अप्रभावी गुण है। प्रभावी का मतलब क्या है? कि वह शुद्ध अवस्था, या इसको मिटा के लिखाता हूँ। ठीक है, प्रभावी और एक बार ये नोट कर लेना। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आगे हम प्रभावी और अप्रभावी को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें प्रभावी की। इसकी बात करें प्रभावी गुण, तो वे गुण जो क्या होते हैं? शुद्ध अवस्था में भी अपने गुण दर्शाते हैं या प्रभावी होते हैं, या फिर संकृत अवस्था में भी क्या होते हैं? वो अपने गुण दर्शाते हैं या प्रभाव दर्शाते हैं, अपने प्रभाव दर्शाते हैं। तो क्या है? प्रभावी। जैसे कि कैपिटल टी, ये क्या है? लंबा पादप है। लंबा पादप का ये क्या है? प्रभावी गुण है। तो जैसे ही क्या करेगा? संकलन करके एक स्मॉल टी, ये क्या है? बोना पादप है। जैसे इससे संकलन करेगा, क्या करेगा? इससे संकरण करेगा, क्या प्राप्त होगा? टीओटी प्राप्त होगा। तो एक्चुअल में ये पौधा जो प्राप्त हुआ है, ये क्या है? लंबा प्राप्त हुआ। कैसा पौधा है? लंबा पौधा। इसका मतलब क्या है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका मतलब ये क्या है? संकृत रूप है। एक जैसा तो है नहीं, शुद्ध अवस्था में तो नहीं है, लेकिन क्या है? संकृत अवस्था में होते हुए क्या कर रहे हैं? जो अपने लंबा जो पहले गुण दर्शाता था, वो एक गुण इसमें क्या हो रहा है? प्रभावी हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? प्रभावी है। और अप्रभावी का मतलब क्या होता है? कि ओनली शुद्ध अवस्था में अपने गुण दर्शाए। जैसे स्मॉल टी है, तो क्या है? ये पौधा बोना पौधा है। क्या है? बोना पौधा। इसका मतलब ये बोना पौधा जब शुद्ध अवस्था में होगा तभी अपने गुण दर्शाएगा, अन्यथा वो गुण नहीं दर्शाता। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे बात करें हम, तो जीन के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे एकल संकरण, और उसके बाद
द्विसंकर संकरण। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें जीन की। किस बात की? जीन। तो एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम जीन शब्द का उपयोग कम करेंगे, ज्यादातर क्या करेंगे? कारक। क्या करेंगे? कारक नाम। ठीक, जीन की पहले खोज नहीं हुई थी और मेंडल ने पहले जीन को ही क्या कहा था? कारक कहा था। क्या कहा था? कारक। तो ये बात ध्यान रखना कि जहाँ कारक शब्द आता है वहीं जीन समझना है। क्या है वो? जीन है। ठीक है, जीन क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जीन को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये डीएनए क्या है? ये डीएनए है और ये डीएनए का यहाँ एक क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र क्या कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया? ये भाग ने प्रोटीन का निर्माण किया, तो डीएनए का वह भाग चुनना, डीएनए का वह भाग जो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का, उसको क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं। एक बार और सुन लो, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करें कि एक जीन के कितने रूप होते हैं बेटा? विपर्यासी रूप होते हैं। क्या होते हैं? एक जीन के विपर्यासी रूप होते हैं। विपर्यासी रूप, एक जीन के दो विपर्यासी रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो विपर्यासी रूप होते हैं। उसको हम कहते हैं एलील। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। कैसे एलील हो गए? जैसे कि ये टी और कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या है? जीन है, और जीन के एक और ये दो क्या है? विपर्यासी रूप है। इस विपर्यासी रूप को हम क्या कहते हैं? एलील। मतलब एक जीन के अंदर दो एलील उपस्थित हो रहे हैं। समझ में आ गया? अब जानना ये जरूरी है कि ये एलील होते हैं, ये कहाँ उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले आप सुनो, जैसे कि क्या है? ये गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र। इस गुणसूत्र पे यहाँ पे क्या उपस्थित है? टी उपस्थित है। यहाँ पे भी क्या है? टी उपस्थित है। मतलब यहाँ पे सिंगल सिंगल है, तो हम कह सकते हैं कि एलील हमेशा समजात गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। कहाँ पे उपस्थित होते हैं? समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एलील कहाँ उपस्थित होते हैं? कहाँ होते हैं? समजात गुणसूत्र पे। एलील या जीन कह सकते हैं। पहली बात क्या बोले? जीन किसे कहते हैं? डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करता है, उस भाग को हम क्या कहेंगे? जीन कहते हैं। दूसरी बात, जीन के दो विपर्यासी रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उसको हम एलील कहते हैं। और ये जीन या एलील कहाँ उपस्थित होते हैं? समजात गुणसूत्र में उपस्थित। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो जीन होते हैं, मान लो यहाँ पे ये जीन है, तो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जीन अपना गुण तभी दर्शाते हैं जब वो प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन आगे चल के अपने शरीर में क्या काम करता है, जिस कार्य को करता है, या कोई प्रोटीन मतलब कोई कार्य को निर्धारित करता है या उसको नियंत्रण करता है, वो क्या कहलाता है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन अपना गुण कब दर्शाता है, या जीन अपना गुण कब दर्शाता है? प्रोटीन निर्माण करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, टॉपिक ले लेते हैं एकल संकर संकर। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर कल हम विस्तार पूर्वक उसको पढ़ेंगे। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एकल संकरण, एकल संकर संकर। क्या नाम है? एकल एकल संकर संकरण। ठीक है, एकल संकर संकरण। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि एकल संकर संकरण क्या होता है। तो एक संकरण की ऐसी विधि है जिसमें एक जीन के अध्ययन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एकल संकर संकरण का यूज करते हैं। कितने जीन का अध्ययन करने के लिए? एक जीन का। तो हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं कैपिटल टी, और यहाँ लेते हैं स्मॉल टी। ये क्या है? हमारे पास एक जीन है। उस जीन को हम क्या कर रहे हैं?
संकरण करवा रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं कि वो अपना गुण कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमें इससे जनक है या जीन है उससे हम क्या निर्मित करना पड़ेगा, युग्मक निर्मित करना पड़ेगा। क्या निर्मित करना पड़ेगा, युग्मक। ठीक है, गैमीट कहते हैं जिसको। युग्मक कैसे निर्मित करेंगे, तो इससे निर्मित होता है कैपिटल टी, इससे निर्मित होता है स्मॉल टी। ये दो क्या है, युग्मक या गैमीट है। अब गैमीट इस कैपिटल डबल टी से एक निकला, इस सिंगल मतलब स्मॉल टी से स्मॉल टी दो युग्मक बन गए। पहली बात तो एक बार सुना देता हूँ, एक बढ़िया बात, कि आप किसी भी कुछ जीन दिए हुए हैं, उस जीन से आप किस तरह से आप उसका युग्मक बनाते हैं, तो एक बार समझना बेटा। एक सूत्र होता है 2n। क्या होता है, 2n। इस 2n से हम किसी भी जीन के जोड़े में हो या सिंगल हो या कितने भी जोड़े में, उसका हम युग्मक निकलना है तो इस सूत्र का यूज करोगे आप। किसका, 2 की घात n। ठीक है, कैसे करोगे, n क्या है यहाँ पे, संकरित। ठीक है, n का मतलब होता है संकरित गुण, संकरित जीन कह सकते हैं आप। क्या है, संकरित जीन। संकरित जीन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये तो क्या है शुद्ध अवस्था में, और ये क्या है संकरित अवस्था में। ये क्या है, संकरित अवस्था। अब देखो, शुद्ध अवस्था से तो हमने क्या एक ही टी लिमिट हुआ है, इस सूत्र में सेट करके देखते हैं। सबसे पहले सेट करते हैं, इसमें n का मान क्या है, 0 है। कैसे 0 है, क्योंकि इसमें कोई असंकरित जीन है ही नहीं, मतलब संकरित जीन है ही नहीं, सब क्या है शुद्ध अवस्था में। इसका मतलब n का मान 0। अब n की जगह 0 रख के रखो तो कितने हो गया, एक प्राप्त हुआ। मतलब कैपिटल टी से जो युग्म निर्मित हुआ कितना हुआ, एक टी हुआ। सही निकाला हमने। इसी प्रकार से यदि ऐसा है कहीं तो आप कैसे निकालोगे, तो निकालना है संकरित जीन कितने हैं, एक। संकरित जीन कितने हैं इसमें, एक है, मतलब n का मान कितना होगा, n का मान मतलब कितना है, एक। तो आप 2 n की जगह एक रख के देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब इससे जीन कितने युग्म कितने निर्मित हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दो क्या प्राप्त हुए, युग्मक कितने हुए, 2 प्राप्त हुए। अब ऐसे रख के आप किसी भी कितने भी लंबा चौड़ा प्रश्न हो उसका हम संकरित जीन देख के n का मान वहां रख के हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। एक प्रश्न लें जो आप कल, ठीक है, कल इसको आप युग्मक बना के आना, ये दो है। ठीक है, इससे कितने युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इससे आपको क्या निकालना है, युग्मक बनाना। ठीक है, हम इसमें कर देते हैं संकरण। क्या कर देते हैं, संकरण। जब संकरण करेंगे तो एक टी यहाँ से आया, एक टी यहाँ से, हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये हमने क्या कहा था, ये टी प्रभावी होता है, अपने गुण दर्शाता है। इसका मतलब ये लंबा पौधा, तो ये भी कैसा होगा, लंबा पौधा। शुद्ध अवस्था में भी अपना गुण दर्शाता है और संकरित अवस्था में भी अपने प्रभाव दर्शाता है। इसका मतलब ये क्या है, पौधा लंबा पादप प्राप्त हुआ। कैसा हुआ, लंबा पादप। ठीक है, इससे आगे हम स्वपरागण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्वपरागण। और स्वपरागण द्वारा हम आगे इसको कल विस्तार से बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे से आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे। सभी को यदि मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक अच्छा लगता हो, समझ में आ रहा हो, तो एक बार लाइक ठोक देना और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। ओके।